जल है तो जीवन है, जीवन ही तो जल है। पालन करती माँ वसुंधरा, पालन करती माँ वसुंधरा, जग जीवन दूधी शतधारा, धरती पर अमृत जीवन की प्राण शक्ति रस जल है, जल है तो जीवन है। भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश जीवन के उद्विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। नर्मदा के किनारे मिले डायनासोर की राजासोरस नर्मदांसिस प्रजाति के पुरावशेष इस बात की पुष्टि करते हैं। भीमबेटका के पाषाण युगीन शैल चित्र हमें बताते हैं कि मानव ने अपने उद्विकास के शैशवकाल में ही इस क्षेत्र के शैलाश्रयों में हजारों साल निवास किया। कालांतर में खेती और अन्य व्यवसायों के लिए जब वो कंदराओं से निकलकर प्राकृतिक जल स्रोतों से दूर हुआ तो उसने जल संचय की विभिन्न प्रणालियां विकसित की। प्राचीन काल में भारत के मध्य क्षेत्र के विभिन्न अंचलों में जलाशयों, तालाबों, बावड़ियों और कुओं का निर्माण हुआ था। ईसा पूर्व 3री सदी में सम्राट अशोक ने सांची में 3 तालाबों की श्रृंखला बनवाई थी। 10वीं सदी में राजा भोज ने भोजपुर के निकट भीमकुंड तथा भोपाल में विशाल तालाबों का निर्माण करवाया। इनमें भीमकुंड का क्षेत्रफल 250 वर्ग मील यानी 65,000 हेक्टेयर था और संभवतः ये मिट्टी के पाल वाला सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय था। इस तालाब को लेकर अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं। एक किंवदंती के अनुसार राजा भोज एक बार बहुत बीमार हो गए थे। एक साधु ने उन्हें एक विशेष प्रकार के तालाब में नहाकर रोग मुक्त होने का सुझाव दिया था। तो उन्होंने उनसे कहा कि 9 नदियां 99 नालों का पानी जमा करो और उससे स्नान करो। द रॉयल जर्नी ऑफ भोपाल के लेखक सैयद अख्तर हुसैन, उनके जो वजीर साहब थे कल्याण सिंह, उन्होंने घोड़ा दौड़ाया तो मंडी द्वीप का पहाड़, उसके नीचे दाहोद डैम का पहाड़, उससे आगे डीवटिया का पहाड़, उबैदुल्ला के पास एक गांव में डीवटिया से मिला हुआ भीमबेटका का सेमी सर्किल, वो आके मिला बरखेड़े के पहाड़ में, बरखेड़े के पहाड़ से बांसकुआर का पहाड़, वहां से वो आके मिला भोजपुर की टेकरी पे। इसमें सिर्फ एक ही पैसेज था, बेतवा। कल्याण सिंह ने उस पर बड़े बड़े पत्थर अलंगों का डैम बना दिया, रोक दिया पानी। अब एक नदी कम पड़ गई तो उसके लिए फिर वही कल्याण सिंह साहब ने दौड़ लगाई, देखा कि शमले की पहाड़ी और फतेहगढ़ की पहाड़ी के बीच में वेस्ट की तरफ से कुछ पानी आ रहा है, रिश्ता हुआ। उसने ये 600 फीट में एक डैम बना दिया। तो इस तरह से ये तालाब बना, बड़ा तालाब। बड़े तालाब का पानी भदभदे की तरफ तक पहुंच गया तो एक कट लगा के और बेतवा में जोड़ दी। उसका नाम उन्होंने रखा कालिया की सोत, जो बाद में हो गया कलिया सोत। अब ये जो पानी पूरा बना, ये वाटर बॉडी जो कि किताबों में लिखा है 250 स्क्वायर माइल में फैला था, उसको मैंने जब अंडर रूट किया तो वो आया 16 पॉइंट समथिंग इंटू 16 माइल्स। सन 1934 में मांडू के बादशाह होशंग शाह ने सामरिक कारणों से भीमकुंड की पाल तोड़वा दी। कहा जाता है कि इसे तोड़वाने में उसे 3 माह लगे थे और भीमकुंड से पूरा पानी निकलने में 3 साल लग गए थे। किंतु भोपाल का बड़ा तालाब आज भी राजा भोज की स्मृति को जीवित रखे हुए है। इस तालाब में पानी को शुद्ध बनाए रखने के लिए अद्भुत इंजीनियरिंग के प्रयोग किए गए थे। पत्रकार और जल संबंधी मामलों के जानकार राकेश दीवान, यहां पर नेचुरली प्राकृतिक रूप से ऐसा ढांचा बनाया गया कि पानी अपने आप मथ जाए। कोलांस का पानी एक तरफ से आता है कमला पार्क की दीवार पर, दीवार से टकराता है, वापस जाता है, फिर घूम के वहां से वापस आता है और ये चर्निंग लगातार होती है। इसलिए आपको जान के काफी विचित्र लगेगा कि 50 के दशक तक, आजादी के बाद तक, यहां पानी फिल्टर प्लांट से नहीं जाता था, सीधा तालाब से उठा करके लोगों के घरों में जाता था और लोग उसको पीते थे। गोंड राजाओं ने पानी को जमा करने के लिए अनेक संरचनाएं बनवाई थीं, जिनमें से कई आज भी जीवित हैं। गोंड राजाओं में राजा संग्राम शाह का उल्लेख सर्वाधिक प्रतापी राजाओं में होता है। उसके राज्य की सीमाएं पूर्व में बिलासपुर के लाफागढ़, पश्चिम में मकड़ाई, उत्तर में पन्ना के दक्षिणी भूभाग और दक्षिण में महाराष्ट्र के भंडारा तक थी। इतिहास वेत्ताओं का मानना है कि गोंडों ने 2000 से अधिक तालाब बनवाए थे।
इनकी राजधानी गढ़ा थी, जो वर्तमान में जबलपुर का उपनगर है। जबलपुर एक फौजी छावनी हुआ करती थी और एक जमाने में वहां अंग्रेज सिपाही आया करते थे ब्रिटेन के, और वो वहां टिकते थे, तो जो उनको कुछ सलाहें देते थे, उस एडवाइजरी में एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी ये होती थी कि जबलपुर इज अ नो फैन सिटी, ये पंखा रहित शहर है, यहाँ आपको पंखे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप उस तैयारी के साथ बाकी मच्छरदानी वगैरह लेके आइए, लेकिन आपको पंखे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये क्यों हुआ करता था? संग्राम सागर जबलपुर का शायद सबसे बड़ा तालाब है, और वो तालाब गोंड राजा संग्राम सिंह ने बनवाया उस तालाब को, जिसको समुद्र कहा जाता है, समुद्र की तरह बड़ा, बहुत ही विशाल तालाब है। और वो संग्राम सागर ऐसा बना है कि जबलपुर शहर के लिए आने वाली हवाएं वो संग्राम सागर के सतह से छू करके जाती हैं, और इसलिए पूरे शहर का तापक्रम आप देखेंगे तो बहुत बहुत ही सुंदर रहा एक समय में। अब आज आप जानते हैं संग्राम सागर जो है वो गढ़ा मेडिकल कॉलेज और शहर की बस्तियों के कारण, जबलपुर तो आप देखें तो बहुत दुखद है। जबलपुर के तालों के नाम तो आज भी जीवित हैं, लेकिन अधिकतर तालाबों में कंक्रीट के कुकरमुत्ते उगाए हैं। जबलपुर की ही तरह मध्य प्रदेश की प्राचीन नगरी उज्जैन का सप्तसागर तालाबों के पारंपरिक ज्ञान का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वास्तुविद सविता राजे। उज्जैन में सप्त सागर होते थे, आज भी हैं, पर उनकी हालत काफी खराब है। पर ये सप्त सागर की जो कॉन्सेप्शन थी वो एक तरीके से बैलेंसिंग लेक्स थी। वो पानी बारिश का जमा करके रखती थी, और जैसे कोटी तीर्थ जो एक कुंड है महाकालेश्वर मंदिर के अंदर, उसमें तो नेचुरल स्प्रिंग से पानी आता है, उसका ओवरफ्लो रुद्र सागर में जाता था, रुद्र सागर का ओवरफ्लो शिप्रा नदी में जाता था। और ये सिस्टम आज भी नजर में आता है। हालांकि रुद्र सागर में आपको ऊपर पानी नहीं दिखेगा, पर उसके नीचे काफी पानी है, और शिप्रा नदी के किनारे में एक जगह अगर आप थोड़ा खोदेंगे तो ऐसे पानी उफनते हुए निकलेगा। वो रुद्र सागर क्योंकि ऊंची हाइट पे, उसका पानी प्रेशर से वहां निकलता है। दिल्ली सल्तनत से आजाद होकर मालवा में पहले गोरी और फिर खिलजी सुल्तानों ने शासन किया। मालवा सल्तनत की राजधानी मांडू बनी, और विशाल आबादी की जरूरतें पूरी करने के लिए खिलजी सुल्तानों ने कई जलाशय बनवाए। जहाज महल के दोनों ओर तालाब बनवाए गए, और उनसे जहाज महल में पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई। चंपा महल को भी जलाशय के किनारे बनवाया गया, और इसे ठंडा रखने के लिए अद्भुत इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया। सल्तनत के अंतिम शासक बाज बहादुर के समय बाज बहादुर महल बना, जिसमें पानी ले जाने के लिए एक्वाडक्ट का प्रयोग किया गया। इन डक्टों में पानी रहट के माध्यम से पहुंचाया जाता था। महलों को पानी से ठंडा रखने का मांडू जैसा ही प्रयोग इस्लाम नगर के पास स्थित गोंड महल में भी मिलता है। भोपाल के ताजमहल में भी शाहजहां बेगम ने वातानुकूलन के लिए पानी का ऐसा ही इस्तेमाल किया। एक सवाल यह था कि उस वक्त न तो बिजली न पंप, तो ईदगाह के सारे पानी को शाहजहां बेगम ने नीचे ही नीचे लाई थी, और बीच में एक उन्होंने बहुत बड़ा रिजर्वायर बनाया था। उसको जब खोलते थे तो उसमें से फुहार निकलती थी, तो वो फुहार ऐसी निकलती थी जैसे सावन भादों में हल्की सी फुहार बारिश की है, तो उसका नाम ही हो गया सावन भादों। पूरा आंगन, पूरा ताजमहल ठंडा हो जाता था। ताजुल मसाजिद बनना शुरू हुई तो वजू करने के लिए उन्होंने मोतिया तालाब का पानी ईदगाह से आने वाला वहां जमा किया। उसका पानी जो रिसा तो वो बीच वाले तालाब में आ गया। बीच वाले तालाब में नूर महल था, तो वहाँ सिद्दीक हसन खां रहते, तो वो तालाब हो गया सिद्दीक हसन खां का तालाब। उसके बाद उसमें से जो पानी रिसा ओवरफ्लो हुआ या बारिश का, तो वो तीसरे में जाके जमा हुआ। तो तीसरे तालाब के किनारे शाहजहां बेगम के प्राइवेट सेक्रेटरी और इंग्लिश भी पढ़ाते थे मुंशी हुसैन खां, तो वहां भी उन्होंने एक पत्थर की मुंडेर बना दी। तो इस तरह से 3 बन गई है। बेगमों के शासन के दौरान भोपाल और इसके आसपास कई सुंदर बावड़ियों का भी निर्माण किया गया। भोपाल टाकीज के पास वो जो लाल पत्थर का मकबरा है नवाब नजर मोहम्मद खां का, उसके बराबरी में बहुत खूबसूरत पत्थर की बनी हुई बावड़ी है जो कुदसिया बेगम ने बनवाई थी। तो इस जगह से लेके ऐशबाग तक 8-10 किलोमीटर के फासले में 42 बावड़ीज हैं। जल की इतनी वैभवशाली परंपराओं के बावजूद आज हमारा समाज जल संकट से जूझ रहा है। दरअसल अपनी परंपराओं और अपने पर्यावरण की उपेक्षा कर हमने स्वयं आफत मोल ली है।
मैं समझता हूं कि जो हम पर्यावरण के नाम पर सिखाने पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ही गड़बड़ है, बहुत सतही किस्म का मामला है कि अगर साल में एक बार हमारा एक हफ्ते का वन्य प्राणी सप्ताह आता है 1 अक्टूबर का 7 दिन, तो उस 7 दिन आप जो है वो जंगल अंगल के बारे में बात कर लीजिए, प्रतियोगिताएं कर लीजिए, ये कर लीजिए। वृक्ष के लिए आता है 5 जून को एक पर्यावरण दिवस होता है, तो कुछ पेड़ वेड़ लगा लीजिए। लेकिन इतना ये तो पर्यावरण असल में है नहीं। पर्यावरण तो जो आपके आसपास, आप जानते हैं संस्कृत का शब्द है, उसका अर्थ ही ये है कि आपके आसपास का जो भी घटित हो रहा है प्राकृतिक रूप से वो पर्यावरण है। आंवला नवमी है, उस आंवला नवमी में आप बगल के गांव में जाके देखिए तो कितने लोग उस आंवले की पूजा करने जाने वाले हैं। असंख्य लोग आपको मिलेंगे जो पीपल पर करते हैं, नीम पर करते हैं। केसला बहुत दूर नहीं है। महुआ का पेड़ वहां काटना प्रतिबंधित है इसलिए कि महुआ उनको भोजन देता है, और इसलिए उन्होंने उसमें एक देवता का वास करवा दिया, और वो देवता जो है, क्योंकि देवता का पेड़ है इसलिए हम उसको काटेंगे नहीं। तो शायद हमारे समाज में पर्यावरण को इस प्रकार से समझने की जरूरत है कि आप पानी या आप जंगल या आप अपने आसपास के पेड़ पौधों को, वनस्पति को, प्रकृति को हाथ लगाएंगे तो उसके नियम कायदे हैं। मेरे से एक पीढ़ी पहले के मेरे पिता या मेरी दादी के बारे में अगर आप बात करें तो नर्मदा उनके लिए केवल जल स्रोत नहीं थी, नर्मदा एक जीवित इकाई थी। उसके बारे में तरह तरह की कहानियां थी उनके पास, और इसलिए उस जीवित इकाई के साथ आप बदतमीजी नहीं कर सकते। इसलिए नर्मदा के कैचमेंट में बैठ करके आप पानी पेशाब करना चाहें या गंदगी फैलाना चाहें तो वो प्रतिबंधित अपने आप ही है, सहज रूप से प्रतिबंधित है। और इससे बड़ा पर्यावरण का समझ और क्या हो सकती है। हमें विश्वास है कि जल का ये मंगल गान आपकी स्मृतियों में सदैव गूंजता रहेगा। जल है तो जीवन है, जीवन ही तो